कि वो मेरा हस्बैंड की वजह से रिफ्यूज किया कि हम लोग साथ में रहते, और सब बोले कि उसके लिए रिफ्यूज किया। उसके बाद मुझे मेरे सॉलिसिटर ने फिर इनको लेटर लिखा कि नहीं, वापस रीओपन करा फाइल और देखे हम लोग साथ में नहीं है। और अभी मैं साइन में भी जाती हूँ 2 साल से, और ह्यूमन साइड पे मेरा केस है। अभी कोई वहाँ से आंसर नहीं दे रहा है। तो अभी मेरा जो यहाँ बेटा बॉर्न हुआ है वो 8 साल का है। एक बेटा मेरा 14 ईयर्स तक का है, एक 11 ईयर्स का है। 3 बच्चे ऑलरेडी है। तो क्या मुझे ह्यूमन राइट में राइट मिलेगा, या तो मुझे कोई 7 ईयर्स वाली पॉलिसी में अप्लाई करना पड़ेगा? अगर अप्लाई करना है तो मुझे कितनी फी पे करनी है? अच्छा, प्लीज आप मुझे बताएंगे। ओके, मैं बताता हूँ जी। जो बड़ा बच्चा आपने बताया 14 साल का है, उसने इतना टाइम यहाँ पे गुजारा है, वो उसका बड़ा एक क्वालिटी टाइम गुजरा है। दूसरा बच्चा आपका जो यहाँ पैदा हुआ था, उसने 8 साल गुजार लिए यहाँ पे। सो जो दोनों बच्चों की सिचुएशन है वो यही है कि अगर उनको वापस भेज दिया जाता है इंडिया, तो वो जाके वहां पे सेटल नहीं होंगे जितने वो यहाँ पे अच्छे सेटल हो चुके हैं। अब जो नए रूल्स आए हैं उसके अंदर ये चीज कही गई है कि अगर बच्चों ने 7 साल से ज्यादा टाइम गुजार लिया यहाँ पे, तो उनको कंसिडर किया जाएगा। कंसिडर करने का क्या मतलब है कि ये नहीं है कि जी 7 साल गुजरे तो ठक ठप्पा लगाओ तो वापस चले जाओ, नहीं। अब उन्होंने देखना है कि बच्चे के क्या इंटरेस्ट हैं, बच्चा कितना यहाँ पे इंटीग्रेट हो गया है, क्या वो यहाँ के बच्चों के मुताबिक है या वो अपने कल्चर के मुताबिक है ज़्यादा। अगर वो अपने कल्चर के मुताबिक है तो वापस जा सकता है, अगर वो यहाँ पे ज़्यादा इंटीग्रेट हो गया तो वो यहाँ पे रहेगा, उसको यहाँ से निकालना ज्यादती होगी उसके। सो हर बच्चे को, हर केस को केस बाय केस उन्होंने देख के फैसला करना है। आपको मैं इतना ही कहूँगा, आपने पहले केस डाला था, 2 दफ़ा आपको रिफ्यूज़ किया गया, आपने रिकंसिडरेशन की भी रिक्वेस्ट की है, उसके बाद भी आपको अभी तक जवाब नहीं आया। एक तो चीज़ आप ये कर सकती हैं कि आप एक फर्दर रिप्रेजेंटेशंस उनको बना के भेजें और उसके बाद एमपी के पास चले जाएं और एमपी से कहें कि जी उस पर थोड़ा सा जोर लगाएं कि किसी तरह से आपको कोई जवाब मिले उसके। अगर वो आपको अभी भी जवाब देते हैं जो आपके खिलाफ चाहता है, तो फिर आप उसको चैलेंज करें जुडिशियल रिव्यू में जाके। दूसरी चीज आप ये कर सकते हैं कि अगर आपकी पुरानी एप्लीकेशन खत्म हो चुकी, काफी देर गुजर चुकी है उसमें, तो आप नई एप्लीकेशन करें जो नए रूल्स के मुताबिक हो। नए रूल्स के अंदर क्योंकि आपके बच्चों को 7 साल गुजर गए हैं, तो आप उनको कंसिडर करवा सकते हैं। जहां तक पैसों की बात है जी, मेरे मुताबिक तो एफएलआर एप्लीकेशन ही होनी चाहिए। होम ऑफिस की फी 561 पाउंड है जो मेन एप्लीकेंट की है, 281 पाउंड जो हर डिपेंडेंट की फीस होती है, उसके मुताबिक आपने एप्लीकेशन करनी है। मेरा ख्याल है यही बेस्ट है। अगर आप नई एप्लीकेशन अफोर्ड कर सकते हैं तो नई एप्लीकेशन कर लीजिए, अदरवाइज जो पुरानी एप्लीकेशन आपने की थी उसके लिए फर्दर रिप्रेजेंटेशंस डाल के और उसके ऊपर फैसला करवाने की कोशिश करें, क्योंकि अगर वो फैसला आपके खिलाफ करते हैं तो वो एक नया फैसला हो जाएगा जिसको आप कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं आगे जाके। बच्चों को आपको इतना टाइम गुजर चुका है यहाँ पे, स्टेटस आपको मिलना चाहिए, लेकिन किस तरह से होगा वो सब डिपेंड करता है आपकी एप्लीकेशन किस तरह तैयार करके किस तरह प्रेजेंट की जाती है। अगला सवाल लेते जी। हेलो अस्सलाम जी। जी सर, मेरे 3 क्वेश्चन है। पहला ये है कि मेरे को लेक्सी में डीएलआर मिली थी, तो और उन्होंने मेरी वाइफ को स्टेटस नहीं दिया था, मेरी वाइफ लेक्सी में नहीं थी, तो मैंने उसको जुडिशियल रिव्यू में चैलेंज किया। चैलेंज में ये लिखा है एक तो डीएलआर की जगह आईएलआर मिलनी चाहिए, और मेरी वाइफ को उन्होंने नहीं ग्रांट किया। तो अभी रिसेंटली ट्रेजरी सॉलिसिटर का जवाब आया कि हम आपके केस में, आप हमें ना 3 महीने दें, हम आपको इसको रिकंसिडर करते हैं और आप अपनी प्रोसीडिंग को को पेंडिंग रखते हैं। एक तो ये सवाल है कि क्या ये पॉजिटिव है, और दूसरा ये है कि डीएलआर जिनको लेगेसी में मिली है, जब वो एक्सटेंड करने जाएंगे तो उनको पुराना रूल लगेगा डीएलआर वाला या नया रूल लगेगा 2.5 साल वाला। और तीसरा क्वेश्चन ये है कि अगर डीएलआर पे वर्किंग टैक्स क्रेडिट ले सकते हैं? वर्किंग टैक्स क्रेडिट, चलें तीसरे सवाल का जवाब तो ये कि आप ले सकते हैं। डीएलआर का मतलब ये है कि आपको डिस्क्रिशन लीव दी गई है, उसके ऊपर आपके काम करने के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, आपके बेनिफिट्स लेने के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। सो अगर आप कोई बेनिफिट्स ले भी रहे हैं तो वो आपको कोई किसी किस्म की रिस्ट्रिक्शन में नहीं डालता। दूसरा सवाल जो आपका था कि डीएलआर जिनको मिली हुई है वो जब एक्सटेंशन के लिए अप्लाई करें तो पुराने रूल्स में आएंगे कि नए रूल्स में आएंगे? उनको पुराने रूल्स में ही कंसिडर किया जाएगा। जिनको डिस्क्रिशनरी लीव टू रिमेन मिल चुकी है वो 3 साल के बाद अपने जो भी उनका टाइम मिला है उसके बाद वो एक्सटेंशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जब उनको 6 साल कंप्लीट हो जाते हैं उस डीएलआर के अंदर, तो उस डीएलआर के तहत तो वो इंडेफिनिट लीव के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सो वो भी चीज आपकी होगी। जो पहला आपका सवाल था कि जी ये पॉजिटिव है कि नहीं, कि जुडिशियल रिव्यू का उन्होंने कहा कि जी 3 महीने का हमें टाइम दो, अभी प्रोसीडिंग्स को स्टे कर दो। मेरा ख्याल है वो इंतजार कर रहे थे इस जजमेंट का, अलवी और मुनीर जजमेंट्स का, क्योंकि इसके अंदर इन चीजों को क्लियर किया जा रहा है कि उन्होंने किस तरह से इसको लेके चलना है।
अब जो पॉइंट मैंने जैसा भी बताया, जो बच्चों की कंसेशंस वाली बात है, वही प्रिंसिपल आई थिंक लेगेसी के ऊपर भी अप्लाई होगा, जैसा मैंने अभी प्रोग्राम के शुरू में सब कुछ बताया, सो मैं इसमें और टाइम नहीं लगाऊंगा। लेकिन मेरा ख्याल है कि पॉजिटिव मैं तो नहीं कह सकता कि ये पॉजिटिव है, क्योंकि डिस्क्रेशन लीव टू रिमेन जब आपको दी गई है, अगेन एक डिस्क्रेशन है, तो होम ऑफिस के ऊपर है कि वो क्या दे। इसमें ये जरूर आपका पॉइंट बन सकता है, जो आर्ग्यूबल पॉइंट बनता है कि हाँ, अगर उन्होंने एक दफा डिस्क्रेशन एक्सरसाइज किया आपके लिए, तो फिर डिफरेंट लोगों के लिए डिफरेंट क्यों है। या तो कहें कि जी हम तो आपको नई स्टेटस दे रहे हैं, मेरी मर्जी। जब स्टेटस दे रहे हैं तो फिर आपको डिस्क्रेशन लीव 3 साल की क्यों दी गई, और उस बंदे को जो आपकी तरह की और सिचुएशन में है, इंडेफिनिटली जिसको 1 साल पहले दी गई, वो क्यों दी गई। सो ये क्वेश्चन आप कर सकते हैं। ये हो सकता है पॉजिटिव हो आपके लिए, हो सकता है इस पॉइंट के ऊपर वो कंसीड कर जाएं आपको। अगर कंसीड नहीं भी करते तो आप इसको आगे चैलेंज कर सकते हैं। लेकिन ये एक पॉइंट ऐसा नजर आता है मुझे जिसपे अगर मैं कोर्ट में हूं तो मैं आर्ग्यू कर सकता हूं कि जी अगर पहले तो ये है कि हम डिस्क्रेशन एक्सरसाइज ही नहीं कर रहे, हमारी मर्जी करें कि ना करें, चलो मान लेते हैं, जिस तरह से अब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि जी उनके ऊपर है, एक पॉलिसी उन्होंने बनाई, उसको वो जिस तरह से भी अप्लाई करना चाहें, उनकी मर्जी। अब एक तरफ हम कहते हैं कि जी अप्लाई करो या ना करो, अब उन्होंने अप्लाई कर दिया आपके ऊपर, उन्होंने अपना जो डिस्क्रेशन था एक्सरसाइज किया, लेकिन अब डिस्क्रेशन एक्सरसाइज आपके ऊपर डिफरेंट क्यों है और दूसरे पर डिफरेंट क्यों है, ये एक क्वेश्चन डिस्क्रिमिनेशन वाला बन सकता है। सो होपफुली इसके ऊपर आपका मामला चलेगा। अभी विड्रॉ ना कीजिएगा अपना केस, 3 महीने का जो उन्होंने टाइम लिए, उस 3 महीने को बिल्कुल नजर में रखिएगा, और जैसे ही वो 3 महीने गुजरते हैं फौरन इस पर जवाब मांगे, वरना फिर अपना जुडिशियल रिव्यू दोबारा शुरू कीजिएगा। ओके जी, अगला सवाल लेते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मैं आया था यहाँ पे 2004 में ना, तो मेरे पास अपना स्टेटस नहीं है। मैंने यहाँ पर ब्रिटिश लड़की से शादी करके ना शादी रजिस्टर्ड कराई थी लास्ट ईयर। तो अभी मेरा क्वेश्चन ये है कि मुझे यहाँ पे रहते हुए ना 2 साल हो गए ना इसके साथ, तो 2 साल का अभी यानी कि पूरे 2 साल नहीं हुए, 2-3 महीनों बाद 2 साल पूरे हो जाएंगे। अभी मेरा क्वेश्चन ये है कि अभी हम कौन सी एप्लीकेशन कर सकते हैं और किस तरह अप्लाई कर सकते हैं। मेरी वाइफ जो है वो पार्ट टाइम काम करती है और सिर्फ वर्किंग टैक्स क्रेडिट लेती है। अच्छा। और किसी किस्म का कोई यानी कि बेनिफिट या टैक्स क्रेडिट नहीं लेती, इसका अपना घर है। Okay. तो अभी हमें कौन सी एप्लीकेशन करनी चाहिए, किस तरह अप्लाई करना चाहिए, और हमारे कोई यानी कि कितने चांसेस हैं। ओके, चलिए बताता हूँ। देखिए जी, ये जो आपकी सिचुएशन है, ये अनमैरिड पार्टनर्स वाली सिचुएशन है, जो कि पुराने चलते आ रहे थे, जिनके 2 साल हो चुके थे, लेकिन आपने क्योंकि रजिस्ट्रेशन भी कर ली हुई है, तो आपको स्पाउस वाले वीजा के अंदर देखा जाएगा। आपको इकट्ठे रहते हुए 2 साल हो गए। यही सिचुएशन अगर आपकी 9 जुलाई से पहले आपने अप्लाई किया होता, 2 साल कंप्लीट हो चुके होते, आपको रजिस्ट्रेशन आपने कर ली होती, आपकी उस कानून के मुताबिक फैसला किया जाता, तो आपको यकीनन 3 साल की डिस्क्रेशन लीव मिल जाती। कोई उससे फर्क नहीं पड़ता था कि आपकी वाइफ क्या बेनिफिट्स ले रही हैं, या वो क्या पार्ट टाइम काम कर रही हैं, फुल टाइम काम कर रही हैं। अब सिचुएशन डिफरेंट है। 9 जुलाई के बाद उन्होंने कहा कि जी हम ह्यूमन राइट्स के ऊपर अलग एप्लीकेशंस को देखेंगे ही नहीं, एवरीथिंग विल बी पार्ट ऑफ द इमिग्रेशन रूल्स। जो लोग इमिग्रेशन रूल्स के अंदर उन सारी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करते हैं, उनको उसके मुताबिक स्टेटस मिलेगा। जो उन रिक्वायरमेंट्स को पूरा नहीं करते, उनको 5 साल के बजाय 10 साल के फैमिली रूट पर डाला जाएगा। सो 5 साल का फैमिली रूट क्या है, आपके पास लीगल स्टेटस है, आप स्विच कर सकते हैं, आप किसी ब्रिटिश नेशनल से शादी करते हैं, ब्रिटिश नेशनल कम से कम 18,600 इनकम अपनी शो कर सकते हैं, उसकी बेस पे आपने अप्लाई किया और कहा कि जी मुझे स्टेटस दिया जाए, तो आपको 5 साल की लीव टू रिमेन दे दी जाएगी। ये अब के रूल्स के मुताबिक जो इस वक्त कानून चल रहा है। अब अगर आप वो सब चीजें पूरी नहीं कर सकते, फॉर एग्जांपल आपके केस में सबसे पहली सिचुएशन ये बनती है कि आपके पास वैलिड लीव टू रिमेन नहीं है, सो आप इलीगल हैं यहाँ पे। दूसरी सिचुएशन ये बनती है कि वाइफ आपकी पार्ट टाइम काम कर रही हैं, जो कि मुझे जिससे कि समझ ये आ रही है, और साथ आपने बताया कि वर्किंग टैक्स क्रेडिट ले रही हैं वो, सो उससे समझ ये आती है कि शायद उनकी इनकम 18,600 से ऊपर नहीं है। सो ये सारी चीजें आपकी केस को डिफीट करती हैं। सो आप इसमें जो चीज कर सकते हैं वो सिर्फ ये है कि आपका जो 2 साल का कोहैबिटेशन है और आपकी रजिस्ट्रेशन हो चुकी है, आप जब उसकी बेस पे अप्लाई करेंगे, तो बजाय से कि वो आपको 5 साल का स्टेटस दें, जिसके बाद आप इंडेफिनिट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, हो सकता है आपको 2.5 साल की लीव मिले, जिसके बाद आपको 2.5 साल बाद दोबारा रिन्यू कराना पड़ेगा, फिर 2.5 साल बाद रिन्यू कराना पड़ेगा, और फिर 2.5 साल और गुजरने के बाद आप इंडेफिनिट लीव के लिए अप्लाई कर सकते हैं, यानी 10 साल। ये याद रखें कि नए रूल्स जैसा मुझे समझ आ रहे हैं, उसमें यह चीज आ रही है कि या आप उनकी तमाम रिक्वायरमेंट्स को पूरा करें, तो आपको 5 साल की फैमिली रूट पे डाल दिया जाएगा, यानी
स्पाउस वीजा 5 साल का मिलेगा, जिसके बाद आपको इंडेफिनिट मिल जाएगी। अगर आप वो तमाम रिक्वायरमेंट्स पूरी नहीं करते और आपके ह्यूमन राइट्स के अंदर केस बनता है, तो वो ह्यूमन राइट्स को क्योंकि इमिग्रेशन रूल्स का हिस्सा बनाया जा रहा है, तो आपको 2.5 साल की लीव मिलेगी और आपको 10 साल के फैमिली रूट पे डाल दिया जाएगा। दोनों में से जिस रूट पे भी आपने जाना है वो डिपेंड करता है आपकी कंडीशंस क्या हैं, लेकिन दोनों चीजें इमिग्रेशन रूल्स का हिस्सा ही होंगी। सो अनफॉर्चुनेटली वो 3 साल वाली डिस्क्रिप्शन लीव आपके ऊपर अप्लाई नहीं होगी। अगर जो पहले मिल चुकी होती तो फिर वही चीज चलती रहती, लेकिन आपके ऊपर वो चीज अप्लाई नहीं होगी। अगर अभी आपने अप्लाई करना है विद इन द रूल्स, अगर आपने पूरी रिक्वायरमेंट्स पूरी करनी है, तो वाइफ को आपके फुल टाइम काम करना होगा, या अगर वो पार्ट टाइम ऐसा काम करती हैं कि उनको 18,600 से ज्यादा उनकी इनकम हो जाती है, तो दैट्स फाइन। लेकिन फिर भी क्योंकि आपके पास लीगल स्टेटस नहीं है, आप यहां से नहीं कर सकते, फिर आपको एक्सपेक्ट किया जाएगा कि आप वापस जाएं अपने मुल्क, वहां से जाके अप्लाई करें। अगर आप वो चीज पूरी नहीं करना चाहते तो दूसरी सिचुएशन ये है कि आप 10 साल के फैमिली रूट के लिए अप्लाई करें और उसके अंदर आपको 2.5 साल की लीव मिलेगी, ये देखते हुए कि कम से कम आपको 2 साल हो गए हैं इकट्ठे रहते हुए, आपके पास प्रूफ्स मौजूद हैं, प्लस आपकी रजिस्ट्रेशन भी हो चुकी है। उसकी बेस पे आपको फिर 10 साल की फैमिली रूट के अंदर जगह मिल सकती है। और जी अगला सवाल लेते हैं। हेलो पाकिस्तान जी, बात करनी है भाई से। बोल रहा हूँ सर। पाकिस्तान मैं 2006 में आया था। ठीक है, 2006 में आया था तो मैं विजिट पे आया था। ठीक है, तो मैंने जो है ना विजिट पे आया था, अभी आके ना मैंने 2011 में ना मैंने शादी कर ली ब्रिटिश लड़की से। ठीक, रजिस्ट्रेशन की क्या रिलीजियस? नहीं, वैसे ही निकाह कर लिया था। ठीक, जब मैंने निकाह किया तो क्या नाम है उसका, जब मैंने निकाह किया तो क्या नाम है उसका, मुझे ना तो मैंने ना वो निकाह की बेस पे ना एप्लीकेशन डाल दी। अच्छा, ठीक है ना, कि मुझे 2 साल हो गए, हम 1.5 साल से इकट्ठे रह रहे हैं जी। तो हम फिर होम ऑफिस में चली गई। उस दौरान मेरी वाइफ प्रेग्नेंट हो गई। ठीक है ना, तो जो प्रेगनेंसी वाला रूट था ना वो उनके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट हुआ। मैं 5-6 महीने हो गए थे उनको प्रेग्नेंसी में ना। ठीक है ना, जब मैंने होम ऑफिस में भेजा तो केस सारा अपना अपने वाइफ का निकाह के बेस पे, पार्टनर की बेस पे भेजा, तो उन्होंने मुझे ये किया, तो उन्होंने मुझे ये कहा कि ठीक है, उन्होंने मेरी वाइफ से कंफर्म किया कि तुमने शादी कर ली है। समझिए, वैसे रुमान को जानती है, वो कहती है जी मैं जानती हूँ, मैंने शादी कर लिया। उन्होंने कहते हैं ठीक है, आप ना जहाँ ये जॉब कर रहे हैं ना या कोई मिल जॉब कर रहे हैं वहाँ का ना मुझे लेटर चाहिए। सर आप मुझे अब तक सवाल पूछा, आप बहुत लंबी डिटेल में जा रहे हैं। अच्छा, बहुत लंबा हो रहा है, शॉर्ट सवाल सॉरी। ठीक है, ये हुआ ना तो उन्होंने मेरा वो जहाँ काम किया ना वहां से ना पता करवाया कि यहाँ काम नहीं करता, उन्होंने मुझे ना रिफ्यूज कर दिया। रिफ्यूज करके जब आया ना तो उस दौरान ना मैंने किसी और वकील डॉक्टर के पास गया, उन्होंने मुझे क्या पाकिस्तान से जाके वीजा ले। मैं डॉक्टर के पास गया, मैंने कहा इस तरह मुझे क्या पाकिस्तान से जाके वीजा ले। उन्होंने कहा नहीं तुम पाकिस्तान नहीं जा सकते, तुम्हारी वाइफ प्रेग्नेंट है। मैं डॉक्टर लेटर देता हूँ, तुम ये होम ऑफिस में जाओ। मैं उसका लेटर होम ऑफिस में भिजवाया। इस दौरान ना फरवरी को मेरी बेटी हुई, अल्लाह जनरल नसीब करे, वो फौत हो गई। ठीक है, वो फौत हो गई, लेकिन मेरा अभी केस होम ऑफिस में था, अभी तक कोई जवाब नहीं आया था। ठीक है ना, मैंने उनके बच्चे के डेथ सर्टिफिकेट भी भिजवा दिया, सब कुछ भिजवा दिया। फिर मैं किसी और वकील के ज़ाब्ता किया, उसने जुडिशल रिव्यू में डाल दिया। समझे, उन्होंने 14 दिन का टाइम मांगा, मतलब 14 दिन के अंदर अंदर जो है ना हमें जवाब दे, वरना हम कोर्ट में जाएंगे। पर उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। अभी मैंने कोर्ट में चला गया हूँ, कोर्ट में अभी मैंने डाल दिया। अभी क्या बनेगा कोर्ट में, तो क्या फंसे। अच्छा, उस दौरान मेरी वाइफ फिर प्रेग्नेंट हो गई है। अब मैंने ये कागज भी उन्हें भिजवा दिए हैं। अच्छा, ठीक है, चलिए मैं बताता हूँ जी। देखिए, फैसला क्या होगा वो तो मैं आपको नहीं बता सकता, लेकिन जो चांसेस हैं वो इस चीज के हैं कि आपको इतना टाइम हो गया इकट्ठे रहते हुए, प्लस आपकी वाइफ ने बेबी डिलीवर किया और फिर उसकी डेथ हो गई। सो ये एक ऐसी सिचुएशन है जो बहुत एक सदमे के तौर पे उनको महसूस हुई होगी और आपको भी महसूस हुई होगी। सो इस चीज को मेरा ख्याल है इन इफेक्ट देखना चाहिए होम ऑफिस को, और हो सकता है इस बेस पे आपको यहाँ पे स्टेटस मिल जाए। लेकिन मेन चीज जो आती है वो ये आती है कि आपने रजिस्ट्रेशन नहीं की, आपकी कोहैबिटेशन है, ठीक है, अनमैरिड पार्टनर्स के तौर पे आपको कंसिडर किया जा सकता है। लेकिन जो नए रूल्स हैं वो क्या कहते हैं। अगर तो पुरानी एप्लीकेशन के तहत ही आप चल रहे हैं, जो कि जुडिशियल रिव्यू में आपको जाके देखा जाएगा, कंसिडर किया जाएगा, तो मेरा ख्याल है उसी के अंदर आप चलते रहिए अभी और उस पर ही आर्ग्यू करें, बिकॉज वो आपकी पुरानी एप्लीकेशन है। उसका जब जवाब आएगा वो
होपफुली ऐसा होगा कि होम ऑफिस आपके हक में फैसला करेगा, और अगर आपके हक में फैसला नहीं करता तो आप उसको आगे चैलेंज कर सकते हैं। अभी ये देखें जिन केसेस का हमने आज जिक्र किया है, अगर हाई कोर्ट से रिफ्यूज करके इनको वहीं पे खत्म कर दिया जाता तो ये आज कभी जजमेंट्स ना बनती। सो हुआ यही है कि आप उसको चैलेंज करते हैं, अगर आप एक चीज में बिलीव करते हैं तो आप उसको आगे तक फाइट करते हैं। आपके केस में आपका एक जेन्युइन रिलेशनशिप है, वाइफ आपकी ब्रिटिश हैं, आपका एक फैमिली लाइफ चल रही है यहाँ पे, अगर आपको वापस भेजा जाता है, आप रूल्स के मुताबिक क्वालिफाई नहीं कर सकते तो आपके लिए मुश्किल होगा वापस आना, इसलिए आप यहीं से अप्लाई करें और उसी के मुताबिक चलें। अगर आपको रिफ्यूज भी कर दिया जाता है तो मैं आपको कहूंगा नई एप्लीकेशन कीजिएगा नए रूल्स के तहत, उसमें इंशाल्लाह आपका काम हो जाना चाहिए। ऑलराइट जी, अगला सवाल लेते हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी। मेरा क्वेश्चन ये है, एक तो आपने जवाब दे दिया है जो 18,000 वाला है, लेकिन फिर भी मैं आपसे क्वेश्चन करना चाहती हूँ कि ये तो बड़ा नामुमकिन सा है ना कि 18,600 को अगर अपनी बीवी को मंगाना चाहता है। मैं अपने बेटे के बारे में पूछ रही हूँ, अगर हम ये 18,000 अगर अर्न भी कर रहे हैं तो अगर ये जमा करवाएं तो इसको कंसिडर करेंगे या नहीं करेंगे, या उसको वैसे रिफ्यूज कर देंगे? अगर जमा करें क्या मतलब राइट होगा या चैलेंज का, हम चैलेंज कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? किस चीज को चैलेंज करें? मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर आपके मेरा बेटा 11 महीने पाकिस्तान में रहा है, उसके पास अगर 16,000 पाउंड पाकिस्तान में सेविंग हो, वो उसको मानेंगे या नहीं मानेंगे? ओके, चलें बताता हूँ जी। पहली चीज तो ये मैं बिल्कुल आपके साथ अग्री करता हूं कि बहुत मुश्किल है 18,600 सबके पास इनकम होना जो कि बुलाना चाहते हैं, लेकिन उसको जब आप इनकी नजर से देखें, जो होम ऑफिस की नजर है वो ये है कि हम उन लोगों को चाहते ही नहीं कि वो यहां पर आए जिनके पास इतना पैसा नहीं। हम चाहते हैं सिर्फ वो लोग आए जिनके पास पैसा है, सिर्फ वो लोग आए जो इंग्लिश अच्छी बोल सकते हैं, सिर्फ वो लोग आए जो यहाँ पे आके इंटीग्रेट हो सकते हैं। बिकॉज कुछ कसूर हमारा अपने लोगों का भी है, 20-20, 30-30 साल से यहाँ पे रह रहे हैं, अंग्रेजी का एक लफ्ज नहीं सीखना, 20-20, 30-30 साल से रह रहे हैं, अपने उसी कल्चर के मुताबिक उसी गांव की लाइफ को लेके यहाँ पे चलते रहना है जहां पे वो पहले रहते थे। अगर ये चीजें ही चलती रहेंगी तो वही उनकी फ्यूचर जनरेशंस भी सीखती रहती हैं, और वो फ्यूचर जनरेशंस अगर यूके नेशनल्स बन के आगे चलेंगी तो वो उनके लिए ऑब्वियसली अच्छा नहीं है। सो ये मसला है जिसकी वजह से वो उसको चेंज करना चाहते हैं। आपने जो सवाल पूछा कि 18,600 अगर उसकी इनकम है, 11 महीने वहां पर रहा है, उसके पास सेविंग है 16,000 की, तो क्या उस पर हो सकता है? खाली 16,000 की सेविंग पे कुछ नहीं बनेगा जी। 16,000 की सेविंग के ऊपर वो तो आपकी एक मिनिमम अमाउंट है कि वो तो होना ही चाहिए। 18,600 से जो शॉर्टफॉल है, यानी जो उससे कम पैसे हैं, वो आपको देखने हैं। फॉर एग्जांपल अगर 1,000 पाउंड कम है, अगर उसकी इनकम 17,600 बनती है, तो वो 1,000 पाउंड को आप मल्टीप्लाई करें 2.5 से, तो वो आपका 2,500 बन जाता है, 2,500 जो भी बन जाता है, वो आप उसके ऊपर 16,000 के ऊपर ऐड करें, और जो अमाउंट तब बनेगा वो अमाउंट आपकी सेविंग में कम से कम 6 महीने से होना चाहिए। ये इस वक्त जो नए रूल्स हैं ये कहते हैं। अब जो अब से पहले की एप्लीकेशन थी उनको तो खत्म कर दिया गया क्योंकि ये रूल्स उनके ऊपर अप्लाई नहीं होते, उस डेट के ऊपर डिपेंड करता है। अब अगर जो नए रूल्स को अगर उन्होंने इमिग्रेशन रूल्स का हिस्सा बना दिया है, इन चीजों को जो कि जजमेंट के बाद आई हैं, तो फिर हो सकता है कि इसके मुताबिक ही आपको करना पड़े, इसके अलावा आप ना कर सकें। अब सोचने वाली बात, सिर्फ देखने वाली बात यह है कि अगर आपका बेटा 18,600 की इनकम कमा रहा है, उसके पास इतना टाइम गुजर चुका है, अगर इमिग्रेशन रूल्स के अंदर ये चीज बन गई है, जब वो अप्लाई करता है, उसके बगैर उसके पास कोई चारा नहीं, उसके बगैर वो अप्लाई नहीं कर सकता। जो सेविंग वाली बात है वो आप देख लीजिएगा, जो शॉर्टफॉल है वो उसके अंदर होनी चाहिए, फिर वो फॉर्मूला जो अप्लाई होता है उसके मुताबिक आपको इनकम पूरी करनी पड़ेगी, अदरवाइज आपका काम नहीं होने देंगे, अदरवाइज वो आपकी एप्लीकेशन को रिफ्यूज कर देंगे। ऑलराइट जी, अगला सवाल लेते हैं जी। हेलो जी जी, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम वालेकुम सर। जनाब, वालेकुम अस्सलाम। सर मैं नोमान हूँ, बर्मिंघम से बोल रहा हूँ। माशाल्लाह आपका प्रोग्राम सुन रहा हूँ, बड़ी खुशी हो रही है कि बड़े अच्छे और लेटेस्ट आप कानून के मुताबिक बता रहे हैं, और बड़ा ग्रिप है आपकी जो प्रेजेंट चेंजिंग हुई है इनके ऊपर। मेरे सर्कमस्टांसेस कुछ इस तरह हैं कि मैं 2007 में यहाँ आया था एज ए स्टूडेंट जी, और 1 साल बाद मैंने अपने बच्चों को बुलाया। एक मेरा बेटा यहाँ पैदा हुआ है जिसकी अभी उम्र 3 साल हो गई है, और मेरे बच्चों को ओवरऑल 4 साल हो गए हैं, मुझे 5 साल हो गए यहाँ रहते हुए। तो मेरी वाइफ जो है वो इधर अंडर ट्रीटमेंट है, जो कि सीरियस ट्रीटमेंट उसका हो रहा है। एक तो न्यूरोलॉजी जिसके पास भी वो जाती है, और रिसेंटली उसे हार्ट अटैक भी हुआ है।
तो मैं यहाँ जो है वो PSW पोस्ट स्टडी वर्क है, आपको पता है HSMP उन्होंने खत्म किया है जी। तो क्या ये कोई ऐसा क्वेश्चन तो शायद रेज ना हो सके, लेकिन हो सकता है कि बहुत से लोगों को आपकी एडवाइस से और आपके मशवरे से फायदा पहुंच सके। कौन से ऐसे हालात हो सकते हैं, क्या मैं अपने बच्चों का जो है यहाँ के जैसा आप कल्चर की बात कर रहे हैं इसके मुताबिक अप्लाई कर सकता हूँ? क्योंकि बहुत अच्छा स्कूल यहाँ यूके का वन ऑफ द टॉप है, उसमें आ रहे हैं जी, बड़ी अच्छी ग्रेडिंग जी। और खुद मैं वॉलंटियर इनके साथ, एक क्लब है इनका, फुटबॉल क्लब है जिसमें मैं तकरीबन 6 महीने जी कर रहा हूँ। ओके। तो क्या ऐसे कुछ सर्कमस्टांसेस पैदा हो सकते हैं कि वो हमारी एप्लीकेशन है उसको कंसीडर कर सकते हैं? ओके, चलें बताता हूं। क्या हम कर सकते हैं जो स्पेशली जो स्टूडेंट हैं जो इस वक्त PSW में हैं? थैंक यू। ठीक है, मैं बताता हूँ सर। ओके जी, मुझे बताया जा रहा है आज की लास्ट कॉल थी तो मैं अब इसके ऊपर सवाल का जवाब दे दूं बस आपको। देखिए, आपके बच्चों को अभी यहाँ पे 4 साल हुए हैं, आपको यहाँ पे अभी टोटल 5 साल हुए हैं, ठीक है। आप एक वॉलंटरी काम कर रहे हैं क्लब के लिए, आपके बच्चे अच्छे स्कूलों में जा रहे हैं, लेकिन ये ना भूलिए कि आपका जो स्टेटस चलता रहा है यहाँ पे वो सारा एक इंटेंशन के ऊपर चलता रहा है। आपने जब स्टूडेंट के तौर पे यहाँ पे एंट्री ली तो आपने अपनी इंटेंशन डिक्लेयर की कि आप यहाँ पर आ रहे हैं सिर्फ पढ़ने के लिए। आपने पढ़ना है और अपनी पढ़ाई खत्म होने के बाद आप वापस चले जाएंगे। जब आपका पहला कोर्स खत्म होता है, आपने एक्सटेंशन के लिए अप्लाई करना है, तो आप कहते हैं जी मैंने पहले अपनी इंटेंशन के मुताबिक खत्म किया कोर्स, अब मैं एक नई चीज करना चाहता हूं। उसकी इंटेंशन ये है कि अब ये खत्म करके मैं वापस चला जाऊंगा। हाँ, इंटेंशन आप चेंज कर सकते हैं, अपना माइंड चेंज कर सकते हैं, जिसकी बेसिस पे आपको एक्सटेंशन मिलती रहती हैं। अब आप PSW पे चल रहे हैं। अब PSW के बाद ऑप्शन उन्होंने बंद कर दिया जो Tier 1 जनरल का था, HSMP वाला था। अब उसकी जगह जो उन्होंने चीज डाली है वो ये है, या आप एंटरप्रेन्योर साइट पे चला जाए। एंटरप्रेन्योर बहुत अच्छी कैटेगरी है क्योंकि स्पेशली PSW वालों के लिए, उनके लिए अब अमाउंट भी कम है, अब 50,000 पाउंड का अमाउंट है। क्या अगर आप दिखा सकते हैं कि NQF लेवल 4 से अबव आप कोई जॉब कर रहे हैं तो उसकी बेस पे आपको यहाँ पे स्टेटस मिल सकता है। जॉब इन द सेंस कि आप कोई बिजनेस कर रहे हैं, आप कोई सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। और अगर 50,000 आपके पास मौजूद है, 2 लाख की बात नहीं कर रहा मैं, सिर्फ 50,000 की बात कर रहा हूं। सो अगर आप PSW पे हैं, 50,000 पाउंड आपके पास मौजूद है जो अवेलेबल है आपका अपने इन्वेस्ट करने के लिए। अगर आपने अपने आप को यहाँ पे सेल्फ एम्प्लॉयड या एज ए कंपनी डायरेक्टर रजिस्टर करा लिए इन द लास्ट 3 मंथ्स, विद इन द लास्ट 3 मंथ्स, तो उसकी बेस पे आप अप्लाई कर सकते हैं और आपको PSW से स्विच करके एंटरप्रेन्योर पे ले जाया जा सकता है। एंटरप्रेन्योर पर जाके अगर पहले 3 साल के अंदर आपने 10 नई जॉब्स क्रिएट कर ली तो उसकी बेस पे आपको स्टेटस मिल सकता है। कहने का मकसद ये कि एंटरप्रेन्योर की कैटेगरी बहुत अच्छी कैटेगरी है। अगर 2 लाख वाली कैटेगरी में जाना चाहते हैं तो आप कोई भी बिजनेस कर सकते हैं। अगर आप 50,000 वाली कैटेगरी में जाते हैं तो NQF लेवल 4 से अबव आपको कोई बिजनेस करना पड़ेगा, अदरवाइज आप उसमें नहीं जा सकते। एक तो ये चीज है। बाकी जो वर्क परमिट्स पहले होते थे Tier 2 कहलाता है, उसके अंदर आप जा सकते हैं। अब उन्होंने अनाउंसमेंट की है होम ऑफिस की वेबसाइट पे भी कि नए रूल्स आएंगे, नया कोड ऑफ प्रैक्टिस एक बनाया जाएगा जो कि इमिग्रेशन रूल्स का हिस्सा बनाया जाएगा और उसको बहुत कंसाइज करके और बहुत क्लियर करके प्रेजेंट किया जाएगा ताकि आसान हो लोगों के लिए उसको अप्लाई करना। हो सकता है वो एक अच्छी कैटेगरी बन जाए, आप उसमें भी जा सकते हैं। बाकी अगर आप देखें कि जी आपने इन सब चीजों में नहीं जाना, कोई और चीज जैसा ह्यूमन राइट्स वाली बात है, ह्यूमन राइट्स में भी आपका कोई चांस नहीं बनेगा क्योंकि नए रूल्स जो अब आ रहे हैं उसके अंदर ये कहा जा रहा है कि इमिग्रेशन रूल्स के अंदर आर्टिकल 8 को उसका हिस्सा बना दिया जाएगा। सो अगर आपके बच्चों ने यहाँ पे टाइम गुजारा, अभी आपके बच्चों को 4 साल हुए हैं, अगर उन्होंने टाइम ये गुजारा है, इमिग्रेशन रूल्स अब ये कह रहे हैं कि उनको कम से कम 7 साल गुजरे हों तब वो एलिजिबल होते हैं फॉर कंसिडरेशन। सो अभी आप उसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते। माय सजेशन टू यू, जो मैं आपको एडवाइस करूंगा इसमें, वो यही है कि अपने आप को कानून से अभी बाहर ना निकालिएगा। अगर आपका एक सिस्टम चल रहा है, आप PSW पे हैं, देखें अगर आप 6 महीने से ज्यादा आपको काम करते हुए हो गए अपने एम्प्लॉयर के साथ, तो हो सकता है आपको वहां से वर्क परमिट इशू हो जाए जो Tier 2 कैटेगरी में होता है। उसमें आपको रेजिडेंट मार्केट लेबर टेस्ट नहीं करना पड़ेगा, वो आपको एक बचत हो जाती है। सो इस तरह की कानूनन चीज को देख के चलें और अगर नहीं कुछ बनता तो ओवरस्टे होने के बजाय या ह्यूमन राइट्स पे गिरने के बजाय बेशक वापस चले जाएं और फिर जब कानून में थोड़ी तब्दीलियां आती हैं तो दोबारा आ जाएगा। क्योंकि अब वो कॉन्सेप्ट जो था पुराना कि हर चीज वो छींक मारी तो इंडेफिनिट लीव मिल जाएगी, वो खत्म। अब वो इंडेफिनिट का चक्कर खत्म कर दिए। अब ये है कि सारी कैटेगरीज उन्होंने अब लंबी कर दी हैं। जब भी आपने सेटलमेंट के लिए अप्लाई करना है तो आपको कम से कम 5 साल गुजारने पड़ेंगे, तब जाके कुछ और बात बनेगी।
ऑलराइट जी, अनफॉर्चुनेटली इसके अलावा मैं आपको अभी कोई चीज़ ऐसी नहीं बता सकता जो आपको बहुत हेल्पफुल हो। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम का टाइम खत्म होता है। उम्मीद है काफ़ी मालूमात आपको मिली होंगी। मुझे हमेशा की तरह बहुत एंजॉय मैंने किया प्रोग्राम करने को, क्योंकि इस तरह की चीज़ें जब आती हैं और ये डिस्कशंस होती हैं तो बड़ा मज़ा आता है मुझे भी इस चीज़ का, क्योंकि जब नए लॉज आ रहे हों, नई चीज़ें आ रही हों, उनको समझ के उनको अप्लाई करने का एक मज़ा ही और होता है। प्रोग्राम के शुरू में कहना चाहिए था, नहीं कहा, लेकिन जो लोग रमज़ान मना रहे हैं, आपको रमज़ान बहुत बहुत मुबारक हो और उम्मीद करता हूं कि आपका रमज़ान अच्छा गुजर रहा होगा। अगले हफ्ते इसी जगह इसी वक्त इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त चाहता हूं। खुदा हाफिज़।